अगले कुछ क्षणों के बाद उसने एक हाथ से मेरे को दबोच लिया, पर मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाती या प्रार्थना करती। पर शायद अंदर ही अंदर कहीं से मैं भी यही चाहती थी कि 4 महीने के एकांतवास को टूटने दिया जाए। कुछ देर ऐसे खेलने के बाद उसके हाथ मेरी साड़ी की पटली की तरफ बढ़े और कुछ सेकंड के जद्दोजहद के बाद पटली पेटीकोट से बाहर थी। दोस्तों, मेरा नाम सुशीला है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने 20 में ही कर दी थी। पति का नाम रवि है। वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और महीनों घर से बाहर रहते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा रंग गोरा, 36, 32, 40 का फिगर कातिलाना। उस दिन मैं अपनी साड़ी लपेट चुकी थी और बालों को आखिरी स्वरूप दे रही थी तो मेरी सासू माँ की आवाज़ आई, तैयार हुई या नहीं? सब लोग आ चुके होंगे, ज़्यादा देर नहीं करते। मैं तुरंत कंघी करके नीचे आ गई। सासू जी तैयार थी पड़ोसी के यहाँ एक रात्रि जागरण में जाने के लिए। मैंने तुरंत कमरे को ताला लगाया, सासू जी के साथ पैदल घर से निकल पड़ी। सासू जी कुछ बोलती हुई चल रही थी तो मैं किन्हीं और ख्यालों में गुम थी। पति को दूसरे शहर गए 4 महीने हो चुके थे और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। 10 मिनट के बाद ही पड़ोस के घर में पहुंच गए। जागरण का माहौल था। एक बड़े हॉल में सारे पुरुष लोगों के लिए व्यवस्था थी। अंदर के एक बड़े कमरे में सारी औरतें बैठी थी। कुछ औरतें बातों में मग्न थी, कुछ ने सोने की तैयारी कर ली थी। पता चला कि पूजा आरती का कार्यक्रम सुबह 5 बजे होने वाला है। मैं अपने पुराने दिनों और विचारों में खो गई और मध्य रात्रि होने वाली थी। अब तक सारी औरतें और पुरुष सो चुके थे, सुबह 5 बजे उठने की तैयारी में, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ। कमरे से बाहर लघु शंका के बहाने किसी तरह औरतों से पांव बचाते हुए मैं बाहर निकली। सामने मोहित दिखाई दिया, जिसका ये घर था। हंसमुख और मुखर स्वभाव का युवक। मुझे ऐसे व्यक्तित्व तो हमेशा आकर्षित करते हैं। मुझे देखते उसने हंसते हुए सवाल दागा कि मेरे पति कब आने वाले हैं। पक्का नहीं पता था तो बोल दिया कुछ और टाइम लगेगा। फिर उसने पूछा कि मैं अब तक सोई क्यों नहीं। उसने मुझे सुबह 5 बजे के प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने समझाया इस भीड़ में मुझे नींद नहीं आती। उसकी उधेड़बुन को देखते हुए मैंने सवाल दागा, आप अब तक क्यों नहीं सोए? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और हाथ में पकड़ी कंबल को थोड़ा उठाते हुए बोला कि उसने अपने सोने का विशेष प्रबंध किया है घर की छत पर। मैंने कहा, छत पर तो बहुत मच्छर होते होंगे, सुबह होने तक ठंड भी बढ़ जाएगी। वो मेरे सवालों के जवाब के साथ तुरंत तैयार था। उसने बताया कि मच्छरदानी का इंतज़ाम कर लिया और कंबल भी ले लिया है। मैंने उसकी शरारत पर खिलखिला पड़ी। मेरे मजाक करते हुए कहा, आपके लिए अच्छा है विशेष इंतज़ाम, पर हमारा क्या? उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं भी छत पर ही सो जाऊं। मुझे लगा मजाक कर रहा है, पर वो गंभीर था। उसने अब और ज़्यादा आग्रह किया तो मैंने टालने को प्रयास किया कि फिर आप कहाँ सोएंगे। उसने कहा कि वो नीचे सो जाएगा पुरुषों के कमरे में। मैंने उसका प्रस्ताव ये कहते ठुकरा दिया कि ये नहीं हो सकता, सारी औरतें यहाँ हैं, मैं अकेली कैसे सोऊंगी। उसने कहा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने बताया कि छत पर कोई नहीं है, छत पर लगे दरवाजे को अंदर से बंद करके सो सकती हूँ। मुझे कुछ और नहीं सूझा और बहाना मार दिया कि मैं वहाँ अकेली नहीं सो सकती, डर लगता है। कुछ सोचने के बाद वो बोला कि मेरे साथ सो जाए। उसे एहसास हुआ कि उसने फिर ये क्या बोल दिया। मैंने तुरंत मना कर दिया कि मेरी वजह से मैं उसको मच्छरों का भोजन नहीं बना सकती। उसने अपने आप को लाचार महसूस किया। हमेशा मदद के लिए ऑफर करने वाला आज मदद मांगने पर भी नहीं पा रहा था। उसने आखिरी प्रस्ताव रखा, मच्छरदानी पलंग के साइज़ की है, 2 लोग आसानी से सो सकते हैं। मैंने हाँ कहने पर कोई सवाल पैदा नहीं होता था, पर उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर मैं थोड़ा सा भरोसा करती हूँ तो मैं हाँ कर दूँ। अब मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, पर यह समाज, अगर किसी को पता चल गया तो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बातें बन जाएंगी और मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। मैंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। उससे पहले ही उसने मुझे निर्देश दिया कि मैं अपनी सासू जी को बोल दूं कि मैं दूसरे कमरे में भाभी के साथ सो रही हूँ। भाभी यानी उसकी पत्नी। ये कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। मेरे पाँव जम गए। फिर मैं औरतों वाले कमरे की तरफ गई। सासू जी दूसरे कमरे में सो रही थी और उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी लोगों को लांग कर जाना था। मैंने उनकी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। मैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगी। किसी तरह बेमन से छत पर पहुंची। उसने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए मुझे आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छे से गद्दा लगा रखा था। मच्छरदानी के अंदर 2 तकिए थे। कहीं से उसने मेरे लिए दूसरे तकिए का इंतज़ाम कर ही लिया था। शायद फिर किसी के सर के नीचे से खींच लिया होगा। बहुत खुशनुमा रात का मौसम था। बिस्तर पर आसपास लेटे हम आसमान को निहारने लगे। हल्की सी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी, इसलिए कंबल एक कोने में पड़ा था।
थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर थोड़ी खामोशी और पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। अचानक मैंने अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस की और मेरी नींद टूटी। मैंने महसूस किया कि कुछ उंगलियां मेरे ब्लाउज़ के हुक को खोल रही हैं। मैं डर से कांप उठी। क्या ये उसी की हरकत है? मैं क्या कर सकती थी? अगर चिल्लाई तो लोग पूछेंगे कि मैं अकेली यहाँ पर आई ही क्यों, मुझ पर शक भी करेंगे। आंख बंद किए हुए मैंने कुछ इंतज़ार करना ही ठीक समझा। तब तक सारे हुक खुल चुके थे। मेरे खुले ब्लाउज़ के अंदर कुछ हवा प्रवेश कर गई थी। एक अनिष्ट की आशंका थी। अब उसका हाथ मेरे पेट पर आने लगा। पूरे 4 महीने बाद मुझे किसी पुरुष ने छुआ था। मेरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई थी। उसने मेरे पेटीकोट से साड़ी की पटली निकालने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। मैंने चैन की सांस ली। अब उसने मेरा ब्लाउज सामने से खुला कर दिया। कुछ मिनट निकल गए और वो मेरी कमर और ऊपरी सीने पर ऐसे ही हाथ मलता रहा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला नहीं है, तो उसने मेरे ब्लाउज़ के हुक वापस लगा दिए। मैंने चैन की सांस ली। कब आँख लगी पता ही नहीं चला। मेरी नींद में दूसरी बार व्यवधान आया। इस बार मैं करवट लेकर सो रही थी। गहरी चांदनी थी, पर थोड़ी देर हो चुकी थी। ब्लाउज़ के सारे हुक फिर खुल चुके थे। मैं अंदर से डर की लहर से कौंध गई कि इस बार कैसे बचूंगी। कुछ सोच पाती उससे पहले ही खट्स की आवाज़ से ब्रा का हुक खुल गया। अचानक सीने पर कस के बांधा हुआ प्रोटेक्शन खुल ही गया। उसके हाथों ने अब मेरी ब्रा मेरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से उठा दी। मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने करवट ली ही क्यों, पर उससे भी पहले क्यों मैं उसको ना बोल सकी। पर अब हो भी क्या सकता था। अगले कुछ क्षणों के बाद उसने एक हाथ से मेरे को दबोच लिया, पर मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाती या प्रार्थना करती। पर शायद अंदर ही अंदर कहीं से मैं भी यही चाहती थी कि 4 महीने के एकांतवास को टूटने दिया जाए। कुछ देर ऐसे खेलने के बाद उसके हाथ मेरी साड़ी की पटली की तरफ बढ़े और कुछ सेकंड के जद्दोजहद के बाद पटली पेटीकोट से बाहर थी। अगले कुछ मिनटों मेरी पूरी साड़ी खुल चुकी थी। अब मैं एक अगला नारी की तरह पड़ी थी, जिसके शरीर पर सिर्फ पेटीकोट था। फिर से खट की आवाज़ आई, का नाड़ा खुल गया। मैंने आंखें खोली तो पूरा पेटीकोट नीचे था और मेरी आंखों के सामने पड़ा था। अब मुझे एहसास हो चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं। शरीर को देखकर अब शायद उसका अपने आप से नियंत्रण ही नहीं रहा और पीछे से उसका शरीर मुझसे चिपका रहा। फिर उसने अपना शरीर मुझसे अलग किया। मुझे लगा कि उसका इरादा बदल गया है, पर मैं गलत थी। फिर कुछ कपड़े निकलने की आवाज़ें आई। अब मेरे पीछे एक बदन था। फिर वो मुझसे चिपक गया, इस बार शायद कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से। उसकी इंद्रियां और सक्रिय हो गई। उसका शरीर बराबर मुझे पीछे से रगड़ रहा था। मैं महसूस कर पा रही थी कि उसका लचीला अंग धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है। एक दो बार वो मेरे द्वार के आसपास भी पहुंच गया। थोड़े प्रयासों के बाद ही उसे मेरे शरीर पर गीली ज़मीन मिल गई और वो रुक गया। मेरी सांसें अटक गई। थोड़ी ऊपर नीचे हरकत की। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली। पति के अलावा पहली बार कोई पुरुष मेरी प्रवेश करने वाला था और उसके मुंह से सिसकारियाँ निकलने लगी। मेरा हाथ चेहरे के पास ही था। मैंने अपने होठों पर हाथ रखकर अपना मुंह बंद कर लिया। मैं मन ही मन चुपके से उसका आनंद भी ले रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ अभी तक दबा के रखी हुई थी। मैं आपे से बाहर होने लगी। इससे पहले कि मैं अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से मुंह को दबाती, उसने सुन लिया और डरने के बजाय मेरी आह को मेरी मौन स्वीकृति सुनकर जोर से शुरू कर दिए। अब कोई फ़ायदा नहीं था आवाज़ दबाने का। जिस चीज़ के लिए मैं महीनों से तड़प रही थी वो मिली तो इस तरह। हम दोनों की आहें एक ही सुर में छपाकों की आवाज़ से ताल मिलाने लगी। सारी प्रतिक्रियाएं अब शांत हो गई, जैसे तूफान के बाद शांति। धीरे धीरे तूने दिल को चुराया, मेरे दिल ने तुमको अपना बनाया। हाँ, धीरे
चुराया, मेरे दिल